उत्तर प्रदेश में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये परीक्षा निरस्त की गई है और अब मुख्यमंत्री ने इस मामले में एसटीएफ को जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि परीक्षा में धांधली की जा रही है। इसके सबूत भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे थे। कुछ लोग जांच में दोषी भी पाए गए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, लिहाजा इस परीक्षा को निरस्त किया जा रहा और इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ करेगी। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली है, तब से लगातार पारदर्शी परीक्षा, चाहे वो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो या चाहे भर्ती परीक्षा हो, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। यही वजह है कि जो नकल माफिया हैं, उन पर नकल कसने के लिए बड़े बड़े कानून भी बनाए गए और जिसका इम्पैक्ट रहा कि उत्तर प्रदेश में अब नकल होना बंद हो चुकी है और जो भर्ती परीक्षाओं में खुरापात कर रहे हैं, उसमें धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी अब सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। लखनऊ से वीडियो रिपोर्टर के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। नए साल में शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है। खास तौर पे शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में जो शिक्षा मित्र तैनात हैं, बहुतों की इस बात की दिक्कत रही है कि उनका जो गृह जनपद है और उनकी तैनाती बहुत दूर कर दी गई है। तो इस बात को लेकर के विभाग के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस बात का फैसला किया है कि शिक्षा मित्रों के तबादलों को आसान किया जाएगा और उन्हें मनचाही जो पोस्टिंग है वो मिलेगी। इस बात को विभाग अब तैयारी कर रहा है कि किस तरह से शिक्षा मित्रों के तबादलों को उनके मन मुताबिक किया जाए, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा बना रहा है। नए साल में शिक्षा मित्रों के लिए ये सरकार की तरफ से बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है और अब कोई भी काम सरकार की तरफ से होगा तो उसे 2027 के चुनावों से जोड़ा जरूर जाएगा कि शिक्षा मित्रों की एक बड़ी संख्या है जो कहीं ना कहीं फील गुड का एहसास करेगी और सरकार के इस कदम को सराहेगी भी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। इसके पीछे वजह मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले कानून व्यवस्था की जो बैठक की थी, उसमें इनकी काफ़ी शिकायतें मिली थी, चाहे वो सरकारी जो काम थे उसमें रुचि न लेना और जो आईआरएस कंप्लेन थी उसमें रुचि न लेना जैसे विषय शामिल थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी सख्त नजर आते हैं, काफ़ी मुखर रहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पिछली बैठक में साफ कहा था कि नए साल पर ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। कई ऐसे शहर थे जहां से इस तरह की तस्वीरें आई कि लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्दी अब आईपीएस अफसरों को तबादला किया जाएगा ताकि मैसेज दूर तक जाए। पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री इन अधिकारियों से नाराज चल रहे थे और आज 20 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। उनकी जगह नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो सरकार का विजन है, सरकार की जो मंशा है, उसे पूरा किया जा सके। लखनऊ से वीडियो रिपोर्टर के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। खरमास यानी कि 15 जनवरी के बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार बिल्कुल तय माना जा रहा है, लेकिन खरमास के बाद बीजेपी की एक और बड़ी तैयारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सरकार में अलग अलग पदों पर समायोजित करने की तैयारी में है। देखा जाए तो 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव से पहले बीजेपी अपने काडर को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में तमाम ऐसे बोर्ड हैं, नियम हैं, निगम हैं, आयोग हैं जो खाली चल रहे हैं, जिनमें तमाम ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए हैं। वैसे में माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही इन बोर्डों, निगमों में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को समायोजित करने जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे आयोग, बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जहां पर सामाजिक लोगों की नियुक्तियां होनी हैं। उसकी प्रक्रिया संगठन के स्तर पर चालू है और निश्चित रूप से नए परिवर्तन के बाद इस प्रकार की अपेक्षा है कि बहुत जल्दी ही ये सारे पद भरे जाएंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल पहलगाम हमले के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में नेहा सिंह राठौर पर एक मुकदमा लिखाया गया था, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह की राठौर की जो गिरफ्तारी थी उस पर रोक लगा दी है और इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता से एफिडेविट मांगा है। माना जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर के लिए एक बड़ी राहत है। नेहा सिंह राठौर आम दिनों में हर वक्त विवादों में रहती हैं। वो लगातार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर बयान देती हैं, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा करती हैं और देश की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा करती हैं। यही वजह है कि उनका विरोध भी कई जगह देखने को मिलता है। उनके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं। कुछ दिनों पहले हजरतगंज थाने में भी वो अपना बयान दर्ज कराने रात में पहुंची थी। इसके बाद विवेचक ने उन्हें साफ कहा कि बयान के लिए उन्हें सूर्यास्त से पहले बुलाया गया था, लेकिन वो जानबूझकर देर से आई ताकि इसको मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारित किया जा सके और उनको सुर्खियां मिले। नेहा सिंह राठौर अपने बयानों को लेकर हरदम विवादों में रहती हैं और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बार जरूर राहत मिली है। लखनऊ से उड़न दीपाना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। चुनाव आयोग ने एसआईआर के लेकर के 6 जनवरी को ड्राफ्टेड रिपोर्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता हुआ करते थे, लेकिन एसआईआर के बाद 12 करोड़ से लगभग थोड़ा ज्यादा ये मतदाता की सूची आई है। लगभग 3 करोड़ के आसपास मतदाताओं के नाम कट गए हैं, जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास ऐसे मतदाता हैं जिनके सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि उनका मिलान 2003 के कागजों के साथ नहीं हो पाया है और उनको नोटिस दी जाएगी, जिसमें वो 6 फरवरी तक उसका जवाब दे सकते हैं। 6 मार्च को फाइनल लिस्ट बन जाएगी। उनके पास ये मौका है कि अपने डॉक्यूमेंट दिखा करके फिर से अपने नाम को करेक्ट करा सकते हैं, वरना 6 मार्च को जो नाम जो रह जाएंगे वही फाइनल माना जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 2003 के आंकड़ों से इन लोगों का नाम ना मिल पाना एक बड़ा सवाल है और ये एक मौका चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 8 के तौर पर दिया गया है, जिससे वो अपनी त्रुटियां सुधार ले और आयोग उनके नाम को मतदाता सूची में डाल सके। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। दुनिया में डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके नाम पर दरअसल शैतान बनकर बैठे हैं। ऐसा एक मामला आया राजधानी लखनऊ में, जिसमें एक महिला ऑपरेशन कराने एरा अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन तो किया ही, बल्कि जो औजार थे वो उसके पेट में ही छोड़ दिया। लंबे समय तक महिला ने इस बात की शिकायत की कि उसे तकलीफ है, तो उसे पेन किलर देकर टरकाया जाता रहा है। इस मामले का जब खुलासा हुआ तो महिला ने अस्पताल के कर्मचारी और मालिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस ने इस मामले में हॉस्पिटल के 2 मालिकों और उसके साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहीं से खड़े होते हैं कि जिस डॉक्टरों को देश में दुनिया में भगवान का दर्जा दिया जाता है, आखिर वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कैसे एक मरीज को ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में ऑपरेशन के औजार छोड़ सकते हैं और बाद में उसे दवा देकर कुछ दिनों तक टालते रहते हैं, ताकि जो महिला है उसे इस बात का संदेह ना हो और जब मौका मिले तो उसे दोबारा कोई बीमारी बताकर उसका ऑपरेशन किया जाए और उस औजार को बाहर निकाल दिया जाए। अब पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज हो चुका है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लखनऊ से पटना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी क्लिपिंग अपने फेसबुक से जारी करने के बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर कल रात स्वामी दर्शन भारती के साथ देहरादून पहुंची और आज उसने पुलिस की जांच में हिस्सा लिया और पुलिस ने तकरीबन 6 घंटे तक उससे पूछताछ की। उसकी जितनी भी ऑडियो क्लिपिंग थी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था या डॉक्यूमेंटेड था, उन सब पर बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए और ये अलग अलग जो 2 थाने हैं, एक डालन वाला में
प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक एफआईआर कराई थी, जिसमें सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर के साथ साथ कई लोग शामिल हैं। और एक जो जिला पंचायत सदस्य पोड़ी आरती गौड़ है, जो इस घटनाक्रम में शुरू से जुड़ी हुई थी, तो वो भी उसने भी नेहरू कॉलोनी थाने में एक मुकदमा उर्मिला सनावर के खिलाफ कराया था कि उसकी मानहानि हुई है और वो तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो दोनों मुकदमों में आज उसके बयान दर्ज होने थे। पुलिस ने 6 घंटे तक दोनों मामलों में उससे पूछताछ की, उससे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लिए और उसके बाद उसको अभी फ़िलहाल छोड़ दिया गया है। उम्मीद ये है कि कल जो हरिद्वार में मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर के वहाँ पर इसकी पूछताछ होगी और वहाँ की जो आईओ है, जो एसआईटी वहाँ पर गठित की गई है, उसके सामने उर्मिला सनावर पेश होगी और जिस तरह की पूछताछ देहरादून में हुई है उसी तरह से इंट्रोगेशन उसके हरिद्वार में भी होगी और हरिद्वार में भी उससे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जितने भी हैं वो सब लिए जाएंगे। कुल मिलाकर दिल्ली से देहरादून तक भाजपा की राजनीति में भूचाल लाने वाली उर्मिला सनावर इस समय अब पुलिस के साथ है और पुलिस को सहयोग भी कर रही है पूछताछ में, और जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो भी उसने आज पुलिस को जमा करा दिए हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कटरा मेडिकल कॉलेज में कई दिनों से जो विवाद चल रहा था, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर एनएमसी ने जो है इंस्पेक्शन किया गया है। इंस्पेक्शन के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर जो कि एमबीबीएस 50 सीटें हैं उनको रद्द किया गया है। अगर देखा जाएगा कि एक तरफ जो है हिंदू कम्युनिटीज़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको जो है कम सीटें वहाँ पे मिल रही थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा कि जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उसने भी कल स्टेटमेंट दिया है कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं उन बच्चों को वहाँ से निकालना है और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल करना है। बाज़ाब्ता तौर पर आज जो है बड़ा स्टेटमेंट जो है एनएमएससी की तरफ जो है वो आ रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर 50 सीटें को जो है उनको रद्द किया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको अलग अलग मेडिकल कॉलेज में जो है रेफ़र किया जाएगा, उनको जो दाखिला है वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाए कि कई दिनों से वहाँ पे जो है बड़े कंट्रोवर्सीज, बड़े क्लैशेस चल रहे थे, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर जो 50 सीटें एमबीबीएस के हैं उनको रद्द किया गया है। खालिदार, न्यूज़ स्टेट। कुलदीप सिंह सेंगर के सहयोगी शशि सिंह के बेटे शुभम सिंह की एक याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। न्यायमूर्ति मुरारी लाल ने आदेश पास किए हैं जिसके अनुसार जिस पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात हुई, अब उसकी आवाज के सैंपल की जांच फॉरेंसिक लेबोरेटरी में की जाएगी। दरअसल ये वही आवाज है जो पहले से ही पुलिस रिपोर्ट में मौजूद है। ये रिपोर्ट है जिसमें वीडियो और ऑडियो मैसेज है और इसी आवाज की जांच अब लेबोरेटरी में होगी और पीड़िता की आवाज के साथ मिलान भी किया जाएगा। दरअसल शुभम सिंह की तरफ से ये अपील की गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में कि आवाज की जांच की जाए, क्योंकि जो वीडियो और ऑडियो की आवाज है वो पीड़िता के साथ मिलती है या नहीं मिलती है, इसकी जांच भी जरूरी है। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसके लिए आदेश भी पारित कर दिए हैं। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। अगर आप भी जनपद हापुड़ का शहद खा रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जी हां, खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर एक गोदाम से 15,000 किलो मिलावटी शहद बरामद किया है। खाद्य विभाग की टीम ने इस शहद का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा है और पूरे के पूरे 15,000 किलो शहद को सीज कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र का है। खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली कि अछेजा के पास एक ट्रांसपोर्ट के बाहर करीब 50 कैन शहद की रखी हुई हैं। जब खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर शहद देखकर हैरान रह गई। खाद्य विभाग की टीम ने उसके मालिक की जानकारी की तो राधापुरी निवासी अंकित गर्ग, जो उसके मालिक थे, उनको मौके पर बुलाया गया और गढ़ रोड पर नवीन मंडी के सामने तुंगनाथ ट्रेडर्स के नाम से गोदाम था। पूरे शहद को वहां ले जाया गया। जब खाद्य विभाग की टीम वहां गोदाम पर पहुंची तो टीम भी हैरान रह गई। उसकी करीब 500 कैन, जिनमें करीब 15,000 किलो शहद था, वहाँ पर मौके पर मौजूद था। शहद का इतना बड़ा जखीरा देखकर खाद्य विभाग की टीम के भी होश उड़ गए।
खाद्य विभाग की टीम ने पूरे मिलावटी शहद को वहां पर सील कर दिया और उसकी जांच के लिए जो है नमूने भरकर प्रयोगशाला में भेजे हैं। खाद्य विभाग के टीम अधिकारी ने बताया कि यह शहद हरियाणा से लाया गया था और आंध्र प्रदेश सहित अन्य आसपास के राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में यह शहद सप्लाई होना था, लेकिन शहद के जो कैन थी या जो डिब्बे थे उन पर कोई भी ट्रेडमार्क नहीं था। खाद्य विभाग की टीम का कहना है कि यह शहद जो है वो मिलावटी है और इसमें चाइना का जो है वो शुगर सिरप जो है वो मिलाया गया है। चाइना के शुगर सिरप से यह शहद बनाया गया है, लेकिन खाद्य विभाग की टीम इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन इतने भारी मात्रा में 15,000 किलो शहद का बरामद होना आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों को चिंता है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो ये शहद खाकर ख़राब हो सकता था, क्योंकि जो शहद है, शहद को स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है और लोग शहद का सेवन अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। लेकिन हापुड़ का यह शहद खाने से इंसान का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट, हापुड़। डिमोलिशन ड्राइव भले ही रात के समय ही पूरी हो गई हो, लेकिन मलबा हटाने का काम अभी भी तुर्कमान गेट के बाहर चल रहा है। देखिए किस तरीके से जो एमसीडी के बड़े बड़े बुलडोज़र हैं वो मलबे को उठा रहे हैं। मलबा उठा करके साइड में रखा जा रहा है। वो इस लिहाज से ज़रूरी है ताकि रास्ते को आने वाले समय में खोला जा सके। तो देखिए कि बड़े बड़े बुलडोजर जेसीबी की मशीन मलबे को उठा करके आगे डाल रहे हैं ताकि जो रोड है उसे खोला जा सके। यानी डिमोलिशन हो चुका है, लेकिन अब क्लियरेंस का काम है जो लगातार जारी है और जेसीबी के ज़रिए मलबे को उठाया जा रहा है, क्योंकि जो रोड है ये पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली स्टेशन से कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ तुर्कमान गेट को दिल्ली गेट से कनेक्ट करती है और तीसरी तरफ दरियागंज और लाल किले की तरफ भी जाती है। यही वजह है कि लगातार जो जेसीबी के ट्रक्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, एमसीडी की मशीनरी काम कर रही है, बुलडोजर काम कर रहे हैं, ताकि जितना संभव हो उतनी जल्दी इस इलाके को खोला जा सके। इस इलाके को अभी भी कॉर्डन ऑफ करके रखा गया और जिस तरीके से मलबे का ढेर है, ऐसा लगता नहीं है कि कम से कम आज की तारीख में यानी बुधवार पूरा दिन ये खुल पाएगा। और अभी भी जो आरएएफ के जवान हैं, कितनी बड़ी संख्या में, मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं कि आरएएफ के जवान अभी भी बड़ी संख्या में मौजूद है, क्योंकि जो अंदर की पॉपुलेशन है वो बहुत डेंस एरिया है। ऐसा ना हो कि जब भीड़ आए और भीड़ आने के बाद किसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और ख़ास बात यह है कि आरएएफ के जवान में महिला जवानों की संख्या, दोबारा जूम करके दिखाइए कि महिला जवानों की संख्या भी बहुत बड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेल इस बात का भी है कि शाहीन बाग जैसा कोई प्रोटेस्ट ना हो। मलबा है उसे निकालते हुए जो डंपर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो कोशिश लगातार जारी है जितने संभव हो। ऐसा लगता नहीं कि बुधवार को ये हो पाएगा, लेकिन इस रोड को क्लियर करने की कोशिश बदस्तूर जारी है। कैमरा सहयोगी अजय कुमार सिंह के साथ राहुल डबा, तुर्कमान गेट, दिल्ली। नोएडा में लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम द्वारा समीक्षा की गई और समीक्षा करने के बाद अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार कुछ कर्मचारियों को वेतन रोका गया और कुछ को निलंबित भी कर दिया है। साथ ही अब लोकेश एम द्वारा ये कहा गया है कि एसीओ और ओएसडी की जिम्मेदारी होगी अगर उनके इलाके में अतिक्रमण पाया जाता है। और पिछले 2024 और 2025 की बात की जाए तो 2,06,000 वर्ग मीटर जो ज़मीन है वो कब्जा मुक्त कराई गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 2745 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। अलग अलग मामलों में 25 एफआईआर भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में जारी रहेगी। जो भी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं उनको लगातार नोटिस देने की भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन वास्तविकता की बात की जाए तो नोएडा के कई ऐसे इलाके हैं जहां डूब इलाकों के साथ साथ गाँव के नज़दीक की जमीन पर लगातार अवैध निर्माण जारी है। फिलहाल अब सीईओ के आदेश के बाद देखना होगा जो इमारतें ऐसी हैं जिन पर अवैध इमारत भी लिख दिया गया था, बावजूद उसके वहाँ पर होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल चलते हुए पाए गए। ऐसे कई प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब इन इमारतों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होगी ये फिलहाल आने वाले समय में देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। मंगलवार
AI बेस्ड इस टॉयलेट को अभी ओपन किया गया है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंदर में तमाम चीज़ें फुल्ली ऑटोमेटेड हैं, यानी कि सभी चीज़ें सेंसर से काम करती हैं। आप यहाँ जैसे दाखिल होंगे, यहाँ पर जो फ्लश से लेकर और भी तमाम सुरक्षा के उपकरण हैं, तमाम उपकरण जो हैं वो AI जनरेटेड हैं, यानी कि अंदर में आप अगर किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें अंदर आपको लॉक होने का भी खतरा है। आप देखें कि एक छोटा सा एक नल दिया हुआ है, बाल्टी रखी हुई है, वॉश बेसिन यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, ये साबुन जो आप हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं, हैंड वॉश रखने के लिए के भी एक केस बना हुआ है। टॉवेल या जो भी कपड़े होंगे उसे रखने के लिए यहाँ पर हैंगर दिए हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं, ये दरवाजे हैं। और अब जैसे आप बाहर निकलेंगे ये दरवाज़ा बंद होगा और दरवाज़ा बंद होने के साथ ही ये अपना काम पूरी तरह से करना शुरू कर देंगे। ये सूबे के नगर विकास मंत्री का ये आवास है और इसी आवास के ठीक सामने ये हाईटेक शौचालय बनाया गया है और ये नगर विकास विभाग की तरफ से ही ये शौचालय बनाया गया है। तो स्मार्ट सिटी में ये स्मार्ट शौचालय बना तो दिया गया है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसे अन्य जगहों पर जो लगाने की सरकार की योजना है वो किस हद तक कामयाब हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ उत्तम अनवर, रांची। वादी कश्मीर के कई इलाकों में कल रात को बर्फबारी हुई। वही अगर हम बात करते हैं मैदानी इलाकों में, तो मैदानी इलाकों में पहली दफ़ा जो है बर्फबारी देखने को मिली। लगभग इस वक्त जो है जो बर्फ़ पड़ी हुई है कल रात को कम से कम 2 से 3 इंच बर्फ़ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि कल रात को टेम्परेचर में काफ़ी नुमाया देखने को मिली और उसके बाद जो है यहाँ पर पहली दफ़ा बर्फबारी देखी गई। क्योंकि पहाड़ों पर तो होती है बर्फबारी, लेकिन मैदानी इलाकों में पहली बार जो है बर्फबारी देखी गई। ये जो है पीर पंजाल रेंज में आता है। अगर पीर पंजाल रेंज से जो है मगरिबी हवाएं टकराती है तो काफ़ी बड़ी बर्फबारी भी हो सकती है। लेकिन मौसम की अगर बात करते हैं तो मौसम अभी भी है, सर्द तरीन दिन चल रहे हैं और सर्द तरीन रातों का आगाज़ जो हो चुका है वो 21 दिसंबर के बाद ही होता है। लेकिन वादी कश्मीर के अंदर अभी 17 दिन गुजर गए हैं चलाए कलान के और जो है अभी तक वो बड़ी बर्फबारी नहीं देखने को मिल रही। लेकिन पहाड़ों की बात करते हो तो पहाड़ों पर काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई, लेकिन मैदानी इलाकों में जो है अभी 2 से 3 इंच बर्फ़ जो है पड़ी हुई है, क्योंकि जो कल रात टेम्परेचर में नुमाया कमी देखने को मिली उसकी वजह से आज इस वक्त हम ये जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।